राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा फिल्मकार शकुन बत्रा। Shakun Batra, who made his debut film Ek Mein Aur Ek Tu. Who's that? युवा फिल्मकार शकुन बत्रा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। सिनेमेटोग्राफर बनने की चाहत रखने वाले शकुन बत्रा ने शुरू में नेचर फोटोग्राफी में खूब हाथ आजमाया। फोटोग्राफी के दौरान उनकी कैमरे से ऐसी दोस्ती हुई कि उन्होंने फिल्मों में ही अपना करियर बनाने का फैसला लिया। दो 2004 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस से निकलने के बाद शकुन बत्रा ने फिल्म क्राफ्ट सीखने के लिए कनाडा का रुख किया। कनाडा के फिल्म स्कूल से लौटने के बाद भारत में उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। शकुन बत्रा का फिल्मी सफर 2009 में आई जाने तू या जाने ना से शुरू हुआ। ये उनकी जिंदगी की पहली फिल्म थी जहां उन्हें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्टर काम करने का मौका मिला। नामचीन फिल्म मेकर्स को असिस्ट करने के बाद आखिरकार 2012 में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले अपनी पहली फीचर फिल्म डायरेक्ट की। मेरे आगे आगे तू, एक मैं हूँ और एक तू। थैंक यू री, मेरी लाइफ बदलने के लिए। राहुल, ये क्या था? क्या था मतलब? You like me, right? नहीं मेरी मजाक मत करो भाई। हाँ, मेरा मतलब है कि वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल, मैं तो सिर्फ Shit. राहुल, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। राहुल, राहुल लिसन टू मी। राहुल, मेरी बात तो सुनो। So what, तुमसे गलती हो गई। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला। बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। क्या नाच तू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंटन। इसके बाद करण जौहर का साथ उन्हें ऐसा मिला कि 2016 में उन्होंने कपूर एंड सन्स का भी डायरेक्शन किया। अरे गुदगुदी होती है। ओके, कैसे बंदगी आप हिलते रहोगे? अच्छा, आप संभालिए। मोटी एक्चुअली क्या मुझे नंगा देखना चाहती है। सॉरी क्या एप्रन पहना दिया? हाँ ठीक, बता रहा हूँ ना मैं तेरे को। मैंने 21 साल आर्मी में ऐसे ही नहीं निकाले। मालूम है, डिस्चार्ज हो गए ना हॉस्पिटल से, तब पैंट मिलेगी, तब तक यही पहनी प्लीज। अरे क्या पैंट मिल गया मोटी? स्टॉप इट डैड। दादू आ गए। बच्चे लोग वेलकम। अरे खड़े खबर हैंड्स अप। मैं कह रहा हूँ हैंड्स अप। हॉस्पिटल है डैड, बच्चे नहीं रहे हम यार। तुम भी ये मोटी गिर जा नीचे, गिर जा।
I'm working on an idea for a television series now. Oh, I see. The usual dysfunctional family with the wisecracking wife and kids and much harassed husband kind of thing? रोमांटिक कॉमेडी बनाने वाले शकुन बत्रा मशहूर अमेरिकन फिल्म मेकर वुडी एलन से काफी इंस्पायर्ड हैं और उनका इम्पैक्ट शकुन बत्रा की फिल्मों में साफ साफ देखा जा सकता है। और अब आपके दिल को छूने वाली एक नज़्म पेश करता हूँ। सर, उन्हीं की पार्टी है। फीचर फिल्मों के अलावा शकुन बत्रा ने कई एड फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू। लोग आलिया भट्ट हॉट पिक्स की जगह आलिया भट्ट जोक्स गूगल करने लगे। I was really hurt by it. Ukraine. Politics. Assembly. Election. Good. Editorial. Come on, editorial. Too many big words. फिल्मों से हटकर 2014 में उन्होंने एक YouTube चैनल पर आलिया भट्ट पर बेस्ड 10 मिनट की एक फिल्म जारी की जिसने इंटरनेट पर बहुत खलबली मचाई और व्यूअर्स द्वारा बहुत पसंद की गई। Thank you, God. Thank you, Trina. Well done. Leave. Thank you. Now. Go. बहुत बहुत स्वागत है शकुन। शुक्रिया इरफान साहब। हमको बताइए कि फ़िल्म बनाने के लिए जिस तरह के फ़िल्म स्कूल्स हैं और लोग 5-5 साल 6-6 साल ट्रेनिंग लेते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, उससे पहले से एस्पायर करते हैं और फिर बाद में तैयारी करते हैं और फिल्म मेकिंग में आते हैं। आपकी कहानी इससे अलग है जहाँ तक मुझे मालूम है। थोड़ी बहुत। हाँ, तो फिल्म को बनाने की जो फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना जब आप फिल्म मेकिंग में उतरे तो वो कौन सी चीज़ें लेकर उतरे कि अब आपको फिल्म बनानी है, जबकि आपके पास वो जो फॉर्मल तैयारी दुनिया भर के सिनेमा का एक्सपोजर और टेक्निक और डायरेक्शन को लेकर के जो क्लासिकल अप्रोच वो सब कुछ वैसा आपने शुरुआत वैसी नहीं की? जी, एक्चुअली थोड़ा सा फ़र्क है कि मैं गया था फिल्म स्कूल मगर 1 साल के लिए गया था। तो कॉलेज में मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा था और मेरा काफ़ी उस टाइम मैं काफ़ी पिक्चरें धीरे धीरे देखनी चालू करी, तो मुझे फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ था। तो मैंने सोचा कि मैं कैमरामैन बनता हूँ। तो मैं कैमरामैन बनने के लिए फ़िल्म स्कूल गया था 1 साल के लिए और वहाँ पे जब मैंने बाकी फ़िल्में देखना चालू करा और देखा कि पिक्चरें कैसे बनती हैं, वो काफ़ी छोटे लेवल पे मगर कैसे बनती हैं पिक्चरें, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट काफ़ी क्यूरियस हो गया था मैं कि किस तरह से बनती है पिक्चरें। और कैमरामैन की ट्रेनिंग के दौरान मेरा धीरे धीरे ध्यान डायरेक्शन की तरफ गया। तो मैं जब वापस इंडिया आया, मैं कनाडा गया था 1 साल पढ़ने, तो वापस जब इंडिया आया तो मैं बम्बई में किसी को जानता नहीं था, आया यहाँ पे लोगों से मिलना मुलाकातें चालू हुई, थोड़ा असिस्टेंट बन गया। तो एड्स में असिस्टेंट बना, फिर फरहान अख्तर के साथ डॉन पे असिस्टेंट बना, उसके बाद जाने तो या जाने ना और रॉक ऑन पे असिस्टेंट बना। तो असिस्टेंट की जो एक जर्नी थी उस दौरान मैंने काफ़ी लोगों से सीखा कि पिक्चर कैसे बनती है, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें कैसे बनती हैं, लोगों के साथ कैसे काम किया जाता है। और वहाँ से एक बार जब सीखने को मिला तब मुझे लगा कि अब मुझे कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पिक्चर बना पाऊँ। तो मैंने धीरे धीरे लिखना चालू करा और एक काफ़ी फ़नी स्टोरी है कि मेरे को राइटर्स नहीं मिल रहे थे और मैंने आज से पहले कभी लिखाई करी नहीं थी। तो जाने तो या जाने ना पे मेरी जो दोस्त थी वो बाल काटती थी इमरान खान के, तो वो काफ़ी जोक्स मारती थी, फ़नी जोक्स मारती थी। उसका नाम आयशा है। तो मैंने बोला देखो यार मुझे राइटर कहीं मिल नहीं रहा, तुम वैसे ही कहानियाँ सुनाती रहती हो पूरा दिन, तो हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ लिखाई विखाई की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल अभी तक हम दोनों इकट्ठे लिखते हैं, एक मैं और एक तो हमने इकट्ठे लिखी, कपूर एंड सन्स इकट्ठे लिखी। तो वो हमारी एक अजीब सी तालमेल है कि वो सेट पे आके सुबह पहले मेरे साथ 15 मिनट बैठती हैं और फिर वो बाल काटने चली जाती हैं। तो वैसे ही पिक्चर बनाते हैं हम लोग और भगवान की दुआ से अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही जा रहा है और देखते हैं आगे भी अच्छा ही जाएगा शायद। आपने कहा कि कनाडा के किसी फिल्म स्कूल में आपने 1 साल की कुछ पढ़ाई की और उससे पहले फ़ोटोग्राफी में आपका शौक़ था,
थोड़ा सा पीछे जाकर ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए, जिससे हमको ये समझ में आए कि फ़िल्मों को लेकर शौक़ आपके दिल में कैसे पैदा हुआ होगा। बचपन में जैसे सब लोग पिक्चरें देखते हैं मैं भी देखता था, ऐसा कोई अलग नहीं था। उस टाइम मैं दिल्ली में बड़ा पड़ा हुआ, तो मेरे पिताजी एक बिज़नेस करते थे, मम्मी चैरिटेबल डॉक्टर थी, और काफ़ी अरसे तक मुझे कभी पिक्चरों का ऐसा कोई शौक़ नहीं था। फिर जब भी पापा ने बोला बिज़नेस ज्वाइन कर लो तो मेरे को डर लग गया। किस चीज़ का बिज़नेस था? वो मच्छर भगाने की मशीन, अच्छा। नाइट क्वीन के नाम से आती थी। तो मेरे को डर लगा, क्योंकि जब मैं ऑफिस गया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए जगह नहीं है। मुझे काफ़ी अजीब लगा ऑफिस में कि मेरे को ना कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता था, ना वो माहौल अच्छा लगता था। तो फिर मेरे को लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने अपने पापा से बोला कि देखिए मुझे 1 साल दीजिए, मैं फोटोग्राफी में देखना चाहता हूँ क्या होता है, कि अगर मेरी फोटोग्राफी कहीं मुझे लेके जा सकती है तो मैं वो करना चाहता हूँ। उनको काफ़ी डर लगा। फिर धीरे धीरे कैमरामैन की एक बनने की एक ख्वाहिश हुई, तो थोड़ा घर में थोड़ा थोड़ी बहुत बातचीत और लड़ाई के बाद सिनेमाटोग्राफर बनने का। जी, अच्छा। एक्चुअली आपने वर्ड बोला सिनेमाटोग्राफर, दिल्ली में किसी को समझ नहीं आता था ये सिनेमाटोग्राफर। अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनको पता नहीं है, कैमरामैन बोलते हैं। तो मैंने अपनी दादी को बोला कि मैं उनको अम्मा बोलता था, मैं बोला अम्मा मैं कैमरामैन बनना चाहता हूँ। तो मेरी दादी को ना बड़ा झटका लगा। उन्होंने बोला बताओ ऐसे दिन आ गए कि हमारे बच्चे अब शादी शूट करेंगे। तो उनको लगा कि कैमरामैन सिर्फ शादी शूट करते हैं। तो फिर मेरे को उनको समझाना पड़ा कि देखो मैं शादी शूट नहीं करूँगा, मेरे को पिक्चरें शूट करना है, ये शूट करना है। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने बोला चलो अब इतना बोल रहा है तो 1 साल के लिए भेज देते हैं। और उस 1 साल के बाद मैं कभी वापस गया नहीं। वहाँ से आया सीधा बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आके काम ढूंढा, काम मिल गया, तो मेरे माँ बाप को लगा चलो अपने आप को संभाल लेगा, एक नौकरी तो मिल गई है। ये क्या 1 ही साल का कोर्स था? जी, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था, ऐसा ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था। मगर उस ये चुनाव किसका था कि आप कनाडा ही जाएंगे सिनेमाटोग्राफी के लिए? वो मैंने ही ढूंढा था, स्कूल मैंने ही वहाँ अप्लाई करा। क्योंकि एक और फनी कहानी है कि मैं एक्चुअली बिजनेस पढ़ने जा रहा था यूएस, मगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद मैंने कनाडा अप्लाई कर दिया फिल्म स्कूल में। और उसके बाद एक वो जो साल था जिसमें मैंने काफ़ी पिक्चरें देखी, लोगों को से मिला जो पिक्चरों के बारे में काफ़ी पैशनेट थे, तो एकदम से काफ़ी वो एक्सपोजर काफ़ी ज़रूरी था। और मेरे को समझ आने लगी पिक्चरें कैसे बनती हैं, क्या होता है, कि उसमें क्या क्या कहा जा सकता है पिक्चर के अंदर। एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के ही उसका ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे जाके आप कितनी कहानियाँ बता सकते हैं, क्या क्या। ये बात आप अपने कनाडा के अनुभव के आधार पर कह रहे थे? धीरे धीरे वहाँ से मेरे को ये समझ आने लगा कि पिक्चरों में एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो वहाँ से धीरे धीरे काफ़ी छोटा समझ आने लगा, मगर ऐसे जैसे जिस तरह मैं काम करता रहा वो चीज़ें और समझ में आने लगी। एंटरटेनमेंट के अलावा भी कुछ कहा जा सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बयान है आपका। इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमको बताइए, वो जब आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे थे तो किस तरह के सब्जेक्ट और किस तरह के फ़ोटो खींच रहे होंगे, जिससे पता चले कि आपकी दिलचस्पी जीवन के किस पहलू को सामने लाने में थी? जी, शुरुआत तो मैं चिड़िया तोतों से करी थी। कहीं पे कोई कुत्ता दिख गया उसकी फ़ोटो, कोई कुछ दिख गया। धीरे धीरे एक बार जब मेरी क्राफ्ट जो होती है वो मेरे को समझ में आने लगी कि फ़ोटो कैसे ली जाती है, उसके बाद मैं जाता था आगरा, कभी वृंदावन, कभी किसी गांव में, और मैं धीरे धीरे थीम्स ढूंढने लगा। जैसे एक थीम सी सिर्फ अंडर प्रिविलेज किड्स, और उनकी एक तरह के फ़ोटोग्राफ्स, और फिर कोई और थीम लेके उस तरफ गया। मगर उस दौरान सिर्फ एक इमेज के साथ मेरा प्यार था, विजुअल के साथ, और एक उस विजुअल का मूड, उसका इमोशन। मगर कहानियाँ थोड़े देर के बाद मुझे समझ आने लगी कि कहानी कैसे बताएं, क्योंकि कहानी अगर आप पिक्चर में बता रहे हैं तो 1, 1.5, 2 घंटा आपको एक कहानी बतानी है। तो एक फ़ोटोग्राफ का एक अलग थोड़ा सा क्राफ्ट है। उसमें क्या है कि आप एक इमेज दे रहे हैं जिसके अंदर इमोशन है, और उसके अंदर एक छोटी सी कहानी है, होपफुली कि आपको जो लगे कि कुछ है उसके अंदर। मगर पिक्चरों में आप सब कुछ लिख रहे हैं, और मैं एडिटोरियल काइंड ऑफ फोटोग्राफी करता था। चला गया सड़कों पे ढूंढने कुछ, मगर पिक्चरों के लिए तो आप बैठे हैं, लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएंगे एक पिक्चर बन जाएगी, वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी। तो उस तरह की फ़ोटोग्राफी में मेरा शौक़ था, और फिर धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया। तो जब आप लौट कर आए और जब आपने शुरू किया, तो किस तरह के लोगों से आपने पहले मिलने की कोशिश की होगी? क्योंकि फिर आदमी
अपनी तरह की अपनी सोच को आगे बढ़ाने या उसके साथ कोई कोहेरेंस रखने वाले आदमी से ही मिलने की कोशिश करता है। इसको छोड़ दें कि अगर कोइंसिडेंस से कोई मिल गया और कोई प्रोजेक्ट चल रहा था और उसमें बिना किसी चॉइस के आप डेस्परेशन में लग गए, वो एक चीज़ होती है। लेकिन जब आप एक चॉइस डिसाइड करके किसी चीज़ को करते हैं तो वो शुरुआती अनुभव कैसा है और कब का है? वो डिसीजन एक्चुअली आप सही बात कर रहे हैं। मैं बम्बई आया 21 साल की उम्र में शायद, तो 21 से 24 साल तक मैं काम कर रहा था अलग अलग जगह, कभी इस पिक्चर पे कभी उस पिक्चर पे, मगर काफ़ी अच्छे लोगों के साथ। तो फरहान के साथ, गट्टू जो रॉक ऑन के डायरेक्टर हैं, जाने तो या जाने ना, अब्बास चारवाल के साथ वहाँ आमिर खान प्रोडक्शन पे, तो इतने अच्छे इंस्पिरेशनल लोग मिले कि 24 साल की उम्र में मुझे लगा नहीं, अब मुझे कॉन्शियसली एक ढूंढना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उस उम्र में मैंने लिखाई करने का सोचा, तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, राइटर से मिलना शुरू हुआ। फिर जिस तरह से मैं आपको बता रहा, अपनी दोस्त से मिला और मैं बोला कि देखिए मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को कहानी लिखनी है, खुद की कुछ एक कहानी जो मैं लिख पाऊँ। तो उस समय से, उस दौरान से अभी तक एक मेरे ख्याल से एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं खुद क्या करना चाहता हूँ। तो अभी भी कपूर एंड सन्स के बाद अब फ़िलहाल 1 साल हो गया, एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं फटाफट ऐसे कुछ भी उठा के नहीं बनाऊँगा। मुझे ऐसी कहानियाँ बतानी है जो मेरे से किसी तरह से कनेक्टेड हो, जिसमें मेरा दिल अच्छे से मेरे को एक उनसे कहानियों से प्यार हो, कहानियों में दिलचस्पी हो। तो वही है, मैं ऐसे कमर्शियल नहीं बनाना चाहता कुछ भी। मेरे को जो पसंद है, जिस कहानियों में कैरेक्टर्स, किरदार पसंद है, वही कहानियाँ बनाना चाहता हूँ। कैसी कहानियाँ बनाना चाहते हैं फिर आप बताइए? देखिए एक तरह की कहानी बताना मुश्किल होगा। आई थिंक क्या होता है कि हम लोग, एक चीज़ जो मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगी है और मेरे को लगता है कि ये ठीक है, हम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, राइट? हम लोग हर रोज़ इवॉल्व हो रहे हैं। तो जो मैं 25 साल की उम्र में लिखता था, जैसे एक मैं और एक तू, आज मैं नहीं लिखूंगा वो, और ना ही वो मैं बनाऊंगा। मेरे लिए 1 साल पहले ये कहना मुश्किल था कि अब मैं क्या बनाऊंगा, मगर अब जैसे समय जा रहा है मेरे को समझ आ रहा है कि आज मैं किस तरह की कहानी बताना चाहता हूँ। तो अब फ़िलहाल अभी मेरे को ड्रामा काफ़ी पसंद है, लोगों की कहानियाँ पसंद है जिनके पास में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उनका प्रेजेंट काफ़ी चेंज हो चुका है। मेरे को लगता है कि हम लोग ज़िंदगी में काफ़ी बैगेज लेके चलते हैं, हमारा रिग्रेट, ग्रीफ, जो हमारे रिश्ते रह चुके हैं वो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और मुझे लगता है कई बार मैं पिक्चर देखता हूँ कि मुझे लगता है कि इतनी हल्की ज़िंदगी किसकी होती है, मतलब बस लड़कियाँ घुमा रहे हैं, लड़कियों के पीछे पड़े हैं और ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं है, उनको बस प्यार है और प्यार के अलावा कुछ नहीं है। तो उस तरह की कहानियाँ मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ज़िंदगी में एक लड़की से प्यार होने के अलावा 1000 और चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे उन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है, और तो अब मुझे ये प्यार की कहानियाँ थोड़ी कम अच्छी लगती हैं, और ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो चुका हो जिससे आप डील कर रहे हो, वो कहानियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो शकुन बातों का ये सिलसिला अभी जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और युवा फिल्मकार शकुन बत्रा के साथ बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। जिस इंसान के अंदर विल पावर है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। हमें अपने काम के मांगने के लिए कोई शर्म नहीं आती। मैं पहले भी काम मांगता था, आज भी मांगता हूँ और कल भी मांगता रहूंगा। मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं, बेटा इतना पढ़ लिख लेना कि आप बड़े लोगों के बीच में जब खड़े हो तो बेवकूफ ना लगो। जब आप तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ दीजिए कि शायद तब्दीली आपकी जिंदगी में ना आए, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए तब्दीली आएगी, चाहे वो आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए। हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से, प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं शकुन बत्रा के साथ, जो कि एक युवा फिल्मकार और लेखक हैं। शकुन, आपने कहा कि अब ये मौका है या अब ये वक्त आ गया है कि जब आप कोई भी कहानी
के बजाय आप अपनी चॉइसेस पर स्टिक करने को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। यहाँ अब एक दूसरा पेंच आता है कि जब आप अपनी फिल्म का कोई आइडिया, कोई स्टोरी लेकर प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे एडिशन डिलीशंस शुरू हो जाते हैं। इस एरिया के बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? बहुत कम ऐसे लकी लोग होते होंगे जिनको उनके मन माफिक प्रोड्यूसर भी मिल जाते हैं और उन्हें अपनी उस बेसिक सीड आइडिया में बहुत बदलाव न करना पड़ता होगा। मैं उनमें से ही हूँ। मैं काफ़ी लकी हूँ ज़िंदगी में। बम्बई में किसी को जानता नहीं था, आया, नौकरी मिल गई। करण मेरे प्रोड्यूसर हैं। ज़्यादातर एक बार करण और मैं बैठते हैं, हम लोग कहानी, मैं उनको कहानी बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, पढ़ते हैं मेरी कहानी, मुझे वो फीडबैक देते हैं। और कभी करण एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो कभी भी दबाव नहीं डालते आप पे। वो आपको बताते हैं कि उनका क्या टेक है, कि उनकी क्या सोच है स्क्रिप्ट के बारे में, और आपको बताते हैं कि अगर आपको ऐसी कहानी बनानी है तो इतना बजट मिल सकता है। उसके अंदर जेनरस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंजूसी करके बोलते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता। वो बोलते हैं देखो ऐसी कहानी है तो ये एक्टर अगर आप हमको मिल सकते हैं तो हम ये कहानी इतने रुपए में बना सकते हैं। फिर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पास में, थैंकफुली बहुत अच्छा रहा है, टचवुड। मुझे लगा है कि मेरे को कहानी बनाने में हमेशा फ्री हैंड मिला है। और करण और मेरे में हमेशा एक सहमति रही है कि हम किस तरह पिक्चर बनाएंगे, किस तरह की पिक्चर बनाएंगे। और वो मुझे अलाउड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं कमर्शियल नहीं सोचता, तो मुझे वो कभी कमर्शियल सोचने का दबाव नहीं डालते। वो मुझे खुद ही बोलते हैं कि देखो तुम इतना कमर्शियल नहीं सोचते, तुम गाना वाना आइटम नंबर ऐसे नहीं सोचते, कोई बात नहीं, तो ये कहानी है तो इसका इतना बजट है, आप जाके बना सकते हो तो बनाओ। और मेरी बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस अपने प्रोड्यूसर के साथ। एक दो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी ज़्यादा नहीं होती। कि करण का एक गानों का एक के लिए बहुत अच्छा उनका एक है, उनको पता है कि गाने कैसे चलते हैं। गाने हिंदी पिक्चरों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे हम आगे बढ़ें, मैं पिक्चरों पे ज़्यादा ध्यान और गानों पे कम ध्यान दूँ। या फिर तो आप म्यूजिकल बना रहे हैं जिसके अंदर गाने चाहिए, तो करण मुझे सिर्फ वहाँ पे मुझसे एक दो बार मुझसे पूछते हैं कि देखो गाने कैसे हैं, गाने कौन कैसे डालेंगे, गाने पिक्चर में एक दो जरूर डाल देना। तो उन चीज़ों पे हम तो दो तीन छोटी मीटिंग कर लेते हैं। वो बोलते हैं कौन सा गाना किधर डाल रहे हो, और अगर उनको कभी गाना पसंद नहीं आता बोलते नहीं एक और गाना बना लो। मगर उसमें भी एक फ़नी कहानी है कि मेरी दोनों पिक्चर में करण और मैंने गाना हमने चूज़ करा, मैं शूट करके आ गया वो गाना, और मैंने एडिट के टाइम मुझे लगा ये गाना बिल्कुल बेकार है। मेरी दोनों पिक्चरों में हो चुका है ये काम। तो मैं करण के पास गया, मैं बोला करण मेरे को पता है आपको गाना चाहिए और आपको अच्छा, मेरे को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं शूट कर आया हूँ मगर मेरे को नहीं रखना है गाना। तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं अरे यार चलो ठीक है, तुमको ये गाना नहीं रखना तो कुछ इसको कट करके अपना कोई और गाना ले आओ। तो दोनों बार फिर मैंने वो गाना छोड़ के एक नया गाना बनाया, उसका अलग पैसा लगा, जिसके लिए करण ने बोला ठीक है अब तुमको नहीं पसंद है, तुमको अलग गाना डालना है, तुम अलग गाना डालो। तो गानों पे हम लोग थोड़ा आगे पीछे बात करते हैं, मगर गानों के अलावा कहानी, किरदार, किस तरह से शूट होगी, उन चीज़ों पे करण ने मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं दी। और हमेशा जब भी पिक्चर ख़त्म होने के पास होती है, मेरे को हमेशा ना एक दो दिन रीशूट करने का रहता है कि नहीं करण मेरे को वो पसंद नहीं है, मेरे को वो सीन पसंद नहीं है, मुझे रीशूट करना है। वो हमेशा मुझे बोलता है अच्छा जा तू वापस शूट करके आ जा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मुझे बहुत फ्रीडम मिली है जिस तरह की पिक्चर मैं बनाना चाहता हूँ उस तरह की पिक्चर बनाने के लिए। तो बहुत खुश हूँ अभी तक तो फिलहाल। सिनेमा की एक वो धारा भी मौजूद है, बेशक वो कभी हाशिए पर ही रहती है और उसके बहुत छोटी संख्या में उसके दर्शक हैं, और जो हैं वो डाई हार्ड प्रशंसक हैं उन फिल्मों के, जिसमें अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, उसमें साउंड हो, म्यूज़िक हो, उसमें फॉर्म्स और स्पेस का जो इस्तेमाल हो, उसको लेकर एक अलग धारा है जो सिनेमा को उसकी नाटकीयता से बाहर देखना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो ऐसा हुआ जैसे कि कोई स्टेज पर कोई प्ले हो रहा था, आपने उस कहानी को शूट किया और आपने दिखाया, एक कहानी दिखाई। जबकि
ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक अलग अनुभव आपको देते हैं। इस वाली धारा के बारे में कभी आपने सोचा कि ये लोग क्या करते रहते हैं, जिसमें आपको मणि कौल और कुमार शाहनी और जी अरविंदन और जॉन अब्राहम जैसे लोग काम करते रहे? जी, जो पैरेलल सिनेमा की जो हम बात कर रहे हैं और मणि कौल साहब जैसे आप बोल रहे हैं, उनका एक सिनेमा मुझे हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्यूरियोसिटी रहा है कि किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी उस तरह के सिनेमा में डेडिकेट कर देते हैं और वो एक खोज में लग जाते हैं और अपनी तरह की पिक्चरें। और मेरे लिए किसी भी आर्टिस्ट जो एक अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं एक्सप्लोरेशन की, हम ये एक्सप्लोर करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट है। किसी भी आर्टिस्ट जो बोलता है कि नहीं, मैं जिस तरह से बाकी चीज़ें हो रही हैं उससे सहमत नहीं हूँ, मैं अपनी अलग तरीके से करूँगा, तो कोई भी ऐसा जो इंसान है उसके लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। क्योंकि आप एक अपनी खोज में निकल चुके हैं, पूरी दुनिया लेफ़्ट जा रही है और आप बोल रहे हैं नहीं मुझे पता है एक रास्ता यहाँ से जाता है, और आप उस रास्ते पे निकल गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। क्योंकि उसी रास्ते से कई बार एक नया सिनेमा निकलेगा। और हम लोग जैसे जिस तरह की पिक्चरें मैं भी अब बना रहा हूँ, वो अगर आप पीछे देखें तो आज से 15 साल पहले ये पिक्चरें नहीं चल पाती, ये पिक्चरें नहीं चल रहे थे, मगर फिर भी काफ़ी लोग बना रहे थे, क्योंकि वो ऐसी पिक्चरें उस टाइम से बना रहे थे कि आज ये पिक्चरें बना सकते हैं हम लोग। तो ये लोग जब अपनी खोज पे निकल जाते हैं तो इसी में से कभी कभी एक नया सिनेमा निकलता है जो अगले 10 और 15 साल में मेन स्ट्रीम में आ जाता है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है और वो हर जगह हो रहा है, इधर नहीं। आई थिंक अगर आप अमेरिका में देखें या यूरोप में देखें, इवन इंडिया में देखें, एक हमेशा पैरेलल सिनेमा चलता रहता है। और कभी कभी उधर से जब कुछ चीज़ें निकल के आती हैं वो बहुत वो आपको एक कमर्शियल लाइन में नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उनकी सोच ही अलग है। तो बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। और मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज़ अपने प्रॉफिट्स और अपनी अर्निंग्स का एक छोटा पार्ट उस जगह देते रहें, क्योंकि वहाँ से कभी कभी ऐसी चीज़ें आएंगी जो हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं शकुन बत्रा, और शकुन बत्रा के साथ बातचीत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में। और अब करीब करीब हम बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां हम शकुन बत्रा से वो सवाल ज़रूर पूछेंगे जो आप अक्सर कहते हैं। शकुन जी, कोई ऐसी बात जो इस बातचीत के दौरान वो सवाल मैंने नहीं पूछा और उसका जवाब आप देना चाहते थे, तो अब मौका है कि आप कह सकते हैं। मैं शादी कब करूँगा? मैं शादी करूँगा जी नहीं, ऐसा मुझे किस तरह की ऐसा कुछ सवाल जो आपने नहीं पूछा हो। मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा इरफान साहब कि जनरली जब हम लोग जर्नलिस्ट को मिलते हैं, उनका पहला सवाल रहता है कि आप किस तरह से क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी पिक्चर इतनी चल गई, और दूसरा सवाल रहता है कि अब अगली क्या कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे अलग तरह के सवाल पूछे, आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मेरी एक जर्नी रही है और मैं क्या सोचता हूँ काम के बारे में। तो ऐसी बातचीत काफ़ी कम होती है जहाँ पे आप अपनी टेक्निक, अपनी क्राफ्ट, अपनी सोच के बारे में बात करते हैं, और आई थिंक मेरे को उन चीज़ों में काफ़ी मज़ा आया। मैं समझता हूँ कि इस पर और भी हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन समय का एक अपना दबाव होता है। आपने इतना समय दिया और इतनी सारी बातें कि इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शकुन बत्रा, जो कि एक युवा फिल्मकार और फिल्म लेखक हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।